तो देखो, डायमेंशन पर आधारित एक थ्योरम है जो कि हमेशा आती है, ये 10 नंबर की आएगी। लीनियर अलजेब्रा, डायमेंशन ऑफ लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस, डायमेंशन ऑफ लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस पर आधारित एक थ्योरम देखो, बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो हमेशा आती ही रहती है। तो लीनियर अलजेब्रा की ये थ्योरम ये है, डायमेंशन ऑफ लीनियर सम। तो देखो, डायमेंशन ऑफ सम ऑफ टू सब स्पेस, डायमेंशन ऑफ लीनियर सम, लीनियर सम। तो इसको, ये जो हेडिंग है, थ्योरम क्या है इसका स्टेटमेंट देखो। थ्योरम, इफ W1 and W2 are two subspace of finite dimensional vector space V of then आपको प्रूव करना है क्या, डायमेंशन ऑफ W1 और W2 का लीनियर सम इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, ये प्रूव करना, ठीक है। हेंस सो दैट रिजल्ट की मदद से इफ़ V इज डायरेक्ट सम ऑफ W1 और W2, डायरेक्ट सम है तो यहाँ पे प्लस है, अंडर द सर्किल बना देते हैं, प्लस के ऊपर सर्किल, तो ये क्या कहलाता है, V W1 और W2 का डायरेक्ट सम, ठीक है। देन ऐसी कंडीशन में होगा डायमेंशन ऑफ V बराबर डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 होगा। यदि V W1 और W2 का डायरेक्ट सम है तो डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू होगा डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2, ठीक है। तो ये प्रूफ करने जा रहे हैं। इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, देखो, प्रूफ, मान लेते हैं लेट S इज इक्वल टू गामा 1 गामा 2 डैश डैश गामा K बी ए बेसिस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। मान लेते हैं कि गामा 1 गामा 2 गामा K W1 इंटरसेक्शन W2 का क्या है, बेसिस है। सो डायमेंशन ऑफ W1 W1 इंटरसेक्शन W2 बराबर क्या होगा कि किसी भी वेक्टर स्पेस के बेसिस में एलिमेंट की संख्या को बेसिस कहते हैं, किसी भी वेक्टर स्पेस के बेसिस में एलिमेंट की संख्या को उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गामा 1 गामा 2 गामा के क्या है, W1 इंटरसेक्शन W2 का क्या माने हैं, बेसिस। तो इसमें एलिमेंट की जितनी संख्या होगी इसका क्या कहलाएगा, डायमेंशन। किसी भी वेक्टर स्पेस के बेसिस में एलिमेंट की संख्या को उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे V3F है, तो V3F के बेसिस में एलिमेंट की संख्या क्या होती है, 3 स्टैंडर्ड बेसिस में। तो इसकी डायमेंशन क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ V3
एफ इज इक्वल टू 3 लिखेंगे। तो किसी भी वेक्टर स्पेस के बेसिस में जितने एलिमेंट की संख्या होती है उसकी संख्या को ही कहते हैं उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन, उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन। तो इसको हम क्या माने हैं, इसका बेसिस माने हैं W1 इंटरसेक्शन W2 का। तो जब इसमें एलिमेंट जितने होंगे तो इसमें के एलिमेंट हैं, तो के एलिमेंट ही के कहलाएगा इस वेक्टर स्पेस की क्या डायमेंशन। ठीक है, इंटरसेक्शन भी एक वेक्टर स्पेस होता है ना, दो वेक्टर सब स्पेस का इंटरसेक्शन भी एक वेक्टर सब स्पेस होता है, और सब स्पेस होता है तो वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, उसको वेक्टर स्पेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस में एलिमेंट की संख्या के है, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी इसकी के। तो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 बराबर ये लिख दिया। ठीक है, इतना। अब देन ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि यस इस सबसेट ऑफ W1 होगा एंड यस इस सबसेट ऑफ होगा W2। जब इंटरसेक्शन का बेसिस है तो निश्चित रूप से ये यस जो होगा सबसेट होगा W1 का और यस सबसेट होगा W2 का, क्योंकि बेसिस है यस किसका, इंटरसेक्शन का। तो निश्चित रूप से यस क्या होगा, सबसेट होगा W1 का और यस सबसेट होगा W2 का। और W1 और W2 दोनों क्या हैं, W1 और W2 दोनों क्या हैं, वेक्टर सब स्पेस हैं, वेक्टर सब स्पेस हैं। तो जब एक वेक्टर सब स्पेस है तो वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करते होंगे, तो इसको मान सकते हैं वेक्टर स्पेस भी मान सकते हैं W1 और W2 को। सारी प्रॉपर्टी तो होल्ड होती हैं, ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी जिसमें होल्ड हो जाए तो वो ग्रुप कहलाता है। तो जो सब ग्रुप होता है तो सब ग्रुप में भी ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती है कि नहीं होती। तो सब ग्रुप को ग्रुप नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं, पर ग्रुप के सामने रहेगा तब उसको सब ग्रुप बोलेंगे, वैसे तो ग्रुप भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, आप भी टीचर, आपके पापा भी टीचर, लेकिन आप सबसेट हो पापा के, लेकिन आप पापा नहीं है तो आप भी टीचर है हो, फुल टीचर माने जाओगे, सब ना माने जाओगे फिर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यस इस सबसेट ऑफ W1 और यस इस सबसेट ऑफ W2। ठीक है, यस क्या है, सबसेट जब है तो यहाँ पे यस W1 इंटरसेक्शन W2 का बेसिस है। अच्छे समझना, पूरी हिस्ट्री बहुत लंबी थ्योरम है। तो यहाँ पे यस क्या है, W1 इंटरसेक्शन W2 का जब बेसिस है तो इसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे, इसके वेक्टर क्या होंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे। तो जब यस सबसेट हुआ W1 का तो इसका मतलब यस के एलिमेंट तो लीनियर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो यस W1 का बेसिस होगा, या कि यस को एक्सपेंड करके W1 का बेसिस बनाया जा सकता है एक्सटेंशन थ्योरम से। पढ़ चुके हो, तो कोई सेट जिसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं ये कन्फर्म है तो वह वेक्टर स्पेस का बेसिस होगा, या कि उसको एक्सपेंड करके बेसिस बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यस तो बेसिस है किसका, W1 इंटरसेक्शन W2 का, इसलिए इसके सारे एलिमेंट लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे। और जब इसके सारे एलिमेंट लीनियर इंडिपेंडेंट हैं तो यस सबसेट है W1 का और यस सबसेट है W2 का। तो यस कि वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट तो पहले से पता है, इसका मतलब यही W1 का बेसिस होगा, या इसको एक्सपेंड करके W1 का बेसिस बनाया जा सकता है एक्सटेंशन थ्योरम से। इसी प्रकार यस भी क्या है, या तो W2 का बेसिस होगा, या कि इसको एक्सटेंड करके और W2 का बेसिस बनाया जा सकता है। तो यस में इसका मतलब कन्फर्म बात पता चल गई कि यस में कुछ एलिमेंट जब मिला देंगे तो W1 का बेसिस मिल जाएगा, और यस में ही कुछ एलिमेंट मिला देंगे तो W2 का भी बेसिस बन जाएगा। ठीक है, एक्सटेंशन थ्योरम से। ठीक है, तो मान लेते हैं, सुन लो अभी, यस में हम मान लेते हैं कुछ एलिमेंट मिला दिए, क्या एलिमेंट मिला दिए, गामा 1 गामा 2 और गामा के तो पहले से थे, α1 α2 डैश डैश अल्फा एल और मिला दिए। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि W1 का बेसिस बन गया। किसका बेसिस बन गया, लिखना नहीं अभी, बेसिस बन गया W1 का। अब इसी में यदि गामा 1 गामा 2 गामा के में एलिमेंट β1 β2 βm मिला दिए तो ये बेसिस बन गया किसका, मान लेते हैं W2 का। ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट हो गए, k प्लस एल, इसमें कितने एलिमेंट हो गए, k प्लस m। तो यहाँ पे डायमेंशन आप अब W1 का जब ये बेसिस है तो किसी भी वेक्टर स्पेस के बेसिस में एलिमेंट की संख्या को ही उस वेक्टर स्पेस का बेसिस कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। तो डायमेंशन आप क्या होगा, W1 बराबर हो जाएगा k प्लस एल, क्या हो जाएगा, k प्लस एल। और डायमेंशन ऑफ W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k प्लस m। ठीक है, तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 और माइनस है
डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 की वैल्यू जब निकालेंगे तो डायमेंशन ऑफ W1 क्या है K प्लस एल, और डायमेंशन ऑफ W2 क्या है K प्लस एम, और डायमेंशन ऑफ ये क्या है K, तो K कट गया, क्या आ गया K प्लस एल प्लस एम, K प्लस एल प्लस एम। तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 बराबर आ गया K प्लस एल प्लस एम। थ्योरम को प्रूफ करने के लिए यदि हम ये प्रूफ कर दें कि डायमेंशन ऑफ V बराबर भी K प्लस एल प्लस एम, तो थ्योरम प्रूफ हो जाएगी, क्योंकि इतने की वैल्यू नहीं, इतने की वैल्यू आती है K प्लस एल प्लस एम। यदि डायमेंशन ऑफ W1 ये आ जाए, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 की वैल्यू भी यदि आ जाती है K प्लस एल प्लस एम, तब हम थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू जब निकालते हैं तो K प्लस एल प्लस एम आता है। यदि इसकी वैल्यू भी आ जाए, डायमेंशन ऑफ किसकी W1 प्लस W2, W1 और W2 के लीनियर सम की वैल्यू भी आ जाए क्या K प्लस एल प्लस एम, तो यहाँ पे ये इक्वेशन इसको फर्स्ट डाल लेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड, और कंपेयर कर देंगे तो दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा सेम। तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा, यही हमें प्रूफ भी करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू K प्लस एल प्लस एम प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, K प्लस एल प्लस एम एलिमेंट का एक सेट लेंगे, जिस और उस सेट को दिखाने की कोशिश करेंगे कि वे सेट है क्या है W1 और W2 का क्या है बेसिस है, और W1 प्लस W2 का बेसिस प्रूफ करने में यदि हम कामयाब हो गए तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K प्लस एल प्लस एम। तो यदि हम K प्लस एल प्लस एम एलिमेंट का एक सेट लेते हैं, उस सेट का नाम कुछ रखेंगे और उसको दिखाने की कोशिश करेंगे कि वे क्या है W1 और W2 का बेसिस है। तो बेसिस प्रूफ करने के लिए ये दिखाना पड़ेगा कि उसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं और W1 और W2 का हर एक एलिमेंट, ठीक है, उस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। ऐसी कंडीशन में क्या कहलाएगा, वे सेट कहलाएगा जिसमें K प्लस एल प्लस एम एलिमेंट हैं, वह कहलाएगा W1 और W2 का बेसिस। ऐसी कंडीशन में W1 प्लस W2 का डायमेंशन क्या हो जाएगा, K प्लस एल प्लस एम हो जाएगा, और इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से कंपेयर करने से थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। थ्योरम क्या हो जाएगी, प्रूफ है। फिर एक कंडीशन आपको ये दिया है कि V क्या है, यदि W1 और W2 का डायरेक्ट सम है, W1 और W2 का क्या है डायरेक्ट सम है, ऐसी कंडीशन में तो आप जानते हो कि W1 प्लस W2 इज इक्वल टू क्या होता है, V होता है, और W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू सिंगलटन सेट 0 होता है। प्रूव कर चुके हैं थ्योरम। यदि V क्या हो, W1 और W2 का क्या हो डायरेक्ट सम हो, ऐसी कंडीशन में V की वैल्यू किसके बराबर होती है, W1 और W2 के लीनियर सम के बराबर होती है। साथ ही ये भी सिद्ध कर चुके हैं कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, सिंगलटन सेट 0 होता है। ये थ्योरम पीछे प्रूव किए हैं कि V यदि W1 और W2 का डायरेक्ट सम है, ऐसी कंडीशन में V किसके बराबर है, W1 और W2 के डायरेक्ट सम के बराबर है, और W1 इंटरसेक्शन W2 में 0 के अलावा कोई एलिमेंट नहीं है। जब डायरेक्ट सम और लीनियर सम पढ़ाए थे उस समय थ्योरम प्रूव किए थे। ठीक है, अब देखो, तो जब ये V किसके बराबर है, V किसके बराबर है, W1 और W2 के बराबर है, तो इसका मतलब हो गया डायमेंशन ऑफ V बराबर डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, ये हो जाएगा। और जब इसके इंटरसेक्शन में मात्र 0 एलिमेंट है, तो जब इसके इंटरसेक्शन में मात्र 0 एलिमेंट है, तो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इस थ्योरम में इसके स्थान पे शून्य रख देंगे तो क्या आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ क्या होगा W1 प्लस W2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ W1 और डायमेंशन ऑफ W2, ये -0, इसके स्थान पे क्या लिख देंगे हम, शून्य। तो डायमेंशन ऑफ ये आ गया। और यहाँ पे देखो, जब W1 और W2 का जो लीनियर सम है V के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इक्वेशन एक ठो डाल लो और ये इक्वेशन मिल गया। इक्वेशन ये मान लो सेकंड हो गया, तो ये फर्स्ट सेकंड को देखो, फर्स्ट सेकंड को जब देखते हैं तो यहाँ डायमेंशन ऑफ W2 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, ये V लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो यहाँ लिख देंगे डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन ऑफ W1 और ये डायमेंशन ऑफ क्या हो जाएगा W2। इस प्रकार ये पूरा प्रूफ हो जाता है। तो पहले हमारा मकसद क्या है कि इसको प्रूव करें। फिर जब V W1 और W2 का डायरेक्ट सम है, तो ये कंडीशन दिखा देंगे। तो इन सब नतीजों को ध्यान में रखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2। ठीक है,
तो पहला हम क्या किए, एक एस सेट माने जिसके एलिमेंट हैं अल्फा 1 अल्फा 2 डैश गामा 1 गामा 2 गामा के, ये क्या है W1 इंटरसेक्शन W2 का बेसिस है। तो इसमें एलिमेंट की संख्या ही कहलाएगी इंटरसेक्शन की डायमेंशन। फिर ऐसी कंडीशन में यस क्या होगा, सबसेट होगा W1 का, यस सबसेट होगा W2 का। तो यस क्या है, बेसिस है किसका, इंटरसेक्शन का। तो जब यस बेसिस है इंटरसेक्शन का, तो निश्चित रूप से इसके वेक्टर क्या होंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये यस के वेक्टर तो कन्फर्म पता है कि लीनियर इंडिपेंडेंट है। तो यस के जब वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट है और ये सबसेट है W1 का, तो इसको ये यस जो होगा W1 का बेसिस होगा, अथवा इसको स्टैंड करके क्या किया जा सकता है, W1 का बेसिस बनाया जा सकता है। और इसी प्रकार यस भी क्या होगा, यस के वेक्टर जब लीनियर इंडिपेंडेंट है और ये सबसेट है W2 का, तो जब यहाँ पे कल बताए थे थ्योरम के किसी वेक्टर स्पेस का कोई सबसेट है जिसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हो, वह उस वेक्टर स्पेस का बेसिस होता है, या कि इसको एक्सपेंड करके उसका बेसिस बनाया जा सकता है एक्सटेंशन थ्योरम से। ठीक है, तो जब यस में एलिमेंट गामा 1 गामा 2 गामा के है, तो इसमें कुछ एलिमेंट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एल बना के W1 का बेसिस मान लेते हैं कि बन गया, और इसमें गामा इस वाले सेट में इसको मिला दिए तो मान लेते हैं W2 का बेसिस बन गया। इनका नाम कुछ रख लेंगे, ठीक है, और फिर आगे जो बोल गए हैं वही सब लिखेंगे। ठीक है, बात समझ हम समझा पूरी दिए। ठीक है, अब उसको लिखते हैं थोड़ा सा व्यवस्थित, अब साथ साथ समझाएंगे। ठीक है ना, तो देखो ये बात तो कन्फर्म हो गई कि यस के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं और ये सबसेट भी है W1 का। इसको एक्सपेंड करके W1 का बेसिस बनाया जा सकता है एक्सटेंशन थ्योरम से। ठीक है, एक्सटेंशन थ्योरम से। तो सिंस यस इज लीनियरली, तो क्या लिखोगे, सिंस यस इज लीनियरली, लिखते चलना, ऊपर हम मिटाते भी जाएंगे बीच बीच में, लीनियरली इंडिपेंडेंट, linearly independent and yes is subset of W1 and therefore by extension theorem yes can be extended to form a basis of W1, So let गामा 1 गामा 2 डैश डैश गामा के, अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा एल बी ए बेसिस ऑफ W1, देन डायमेंशन ऑफ W1 बराबर क्या होगा, K प्लस एल हो गया। सिमिलरली लेट गामा 1 गामा 2 गामा के, यहाँ पे क्या बीटा 1 बीटा 2 बीटा यम बी ए बेसिस ऑफ W2, then dimension of W2 इज इक्वल टू क्या होगा, K प्लस एम। ठीक है, अब हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, डायमेंशन ऑफ W1 और डायमेंशन ऑफ W2 इंटरसेक्शन डायमेंशन ऑफ माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 की वैल्यू निकालते हैं। इसकी वैल्यू क्या आई है, K प्लस एल, इसकी वैल्यू K प्लस एम और इसकी वैल्यू K। ठीक है, यहाँ पे क्या K कट गया है ना, इसकी वैल्यू आ गई डायमेंशन ऑफ W1 और डायमेंशन ऑफ W2
माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू हो गया K प्लस एल प्लस एम, K प्लस एल प्लस एम। ठीक है, और ये होगा इक्वेशन मान लो फर्स्ट। इक्वेशन क्या होगा ये फर्स्ट। हमारा मकसद क्या रहेगा, अब ये दिखाना पड़ेगा कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 का मान भी यही आ जाए, क्या K प्लस एल प्लस एम। तो ऐसे में K प्लस एल प्लस एम एलिमेंट का एक सेट लेते हैं और उस सेट को बेसिस प्रूव कर देंगे। K प्लस एल प्लस एम एलिमेंट का एक सेट लेंगे और उसको बेसिस प्रूव करेंगे किसका, W1 और W2, W1 और W2 के लीनियर सम का बेसिस प्रूव करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो एक सेट लेते हैं, आप एक सेट लेते हैं और उस सेट का नाम कुछ रखते हैं। तो आगे लिखते हैं टू प्रूव द थ्योरम we must show that डायमेंशन ऑफ W1 और W2 का लीनियर सम इज इक्वल टू K प्लस एल प्लस एम। ये दिखाना आपका गोल रहेगा। वी क्लेम दैट, हम दावा करते हैं, वी क्लेम दैट द सेट जिसका नाम S1 रखते हैं, जिसमें एलिमेंट हैं गामा 1 गामा 2 डैश डैश गामा के, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डैश डैश अल्फ़ा एल, बीटा 1 बीटा 2 डैश डैश बीटा एम। ठीक है, इज ए बेसिस ऑफ W1 प्लस W2। हम ये कहते हैं कि ये W1 और W2 का बेसिस है। तो दावा करते हो कि बेसिस है तो क्या कहना दिखाना पड़ेगा, आपको ये दिखाना पड़ेगा कि इसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं और W1 और W2 का हर एक एलिमेंट, ठीक है, S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। ठीक है ना। तो फर्स्ट वी सो दैट, फर्स्टली वी सो दैट S1 is a linearly independent। तो लेट इसके लिए क्या करेंगे, जितने इसमें एलिमेंट होते हैं स्केलर लेंगे और मल्टीप्लिकेशन का सम 0 के बराबर कर देंगे। फिर सब स्केलर को 0 के बराबर दिखाने में कामयाब हो गए तो इस सेट के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट कहलाएंगे, है ना। तो वही करने वाले हैं। गामा 1 गामा 2 गामा के लिए हम मान लेते हैं C1 गामा 1 C2 गामा 2 डैश डैश CK गामा के। यहाँ पे इसके लिए A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2 डैश डैश AL अल्फ़ा L। इसके लिए क्या लेते हैं B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 डैश डैश BM बीटा M इज इक्वल टू शून्य लेकर चल रहे हैं और दिखाने की कोशिश करेंगे कि सब स्केलर की वैल्यू यदि शून्य आ जाती है तब कहलाएगा S1 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट। ठीक है ना। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 डैश डैश BM बीटा M बराबर, बाकी सब पद को राइट हैंड साइड में ले जाओ तो माइनस लग गया, C1 गामा 1 C2 गामा 2 डैश डैश CK गामा के, फिर A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2 डैश डैश AL अल्फ़ा L। ऐसे इसका पक्षांतरण कर दिया है ना। अब पक्षांतरण करने के बाद जो इक्वेशन आया उस इक्वेशन का नाम हम फर्स्ट क्या रखे थे, फर्स्ट रखे थे ना, इसका नाम इक्वेशन सेकंड रख देते हैं। क्या रख देते हैं यहाँ पे, सेकंड। अब यहाँ पे देखो सेकंड लिखने के बाद ये देखो
गामा 1 गामा 2 गामा के अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा एल किसके एलिमेंट हैं? W1 के बेसिस के एलिमेंट हैं। देखो यहाँ पे गामा 1 गामा 2 गामा के में अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा एल मिला दिए थे तो कहे थे W1 का बेसिस बन गया, यही ना। तो ये एलिमेंट किसके एलिमेंट हैं? गामा 1 गामा 2 गामा के अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा एल किसके एलिमेंट हैं? W1 के बेसिस के एलिमेंट हैं। तो जब बेसिस के एलिमेंट हैं तो इसके वेक्टर क्या होंगे? लीनियर इंडिपेंडेंट। तो इनके पहले जो कोफिशिएंट का उपयोग किया गया होगा वे सब क्या होंगे? तो कहने का मतलब इन एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन W1 का एलिमेंट होगा। इन एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन किसका एलिमेंट होगा? W1 का एलिमेंट होगा, क्योंकि ये एलिमेंट गामा 1 गामा 2 गामा के और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा एल W1 के बेसिस के एलिमेंट हैं। तो ये इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो किसका एलिमेंट होगा? W1 का एलिमेंट होगा, क्योंकि किसी सदिश वेक्टर स्पेस के बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में वेक्टर स्पेस का हर एक एलिमेंट लिखा जा सकता है। यहाँ वेक्टर स्पेस का काम W1 कर रहा है, तो W1 का बेसिस है ये अल्फ़ा गामा 1 गामा 2 गामा के अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा एल। तो जब बेसिस है तो बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हर एक एलिमेंट W1 का लिखा जा सकेगा। अर्थात ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका एलिमेंट होगा? W1 का। किसका एलिमेंट होगा? W1 का एलिमेंट होगा। ठीक है। बट यहाँ पे लिखोगे, बट यहाँ पे क्या होगा? C1 गामा 1 C2 गामा 2 डैश डैश CK गामा के प्लस A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2 डैश डैश AL अल्फ़ा एल, इसमें माइनस भी लगा दो, बिलोंग इन W1, क्योंकि स्केलर C1 C2 माइनस C1 माइनस C2 माइनस CK माइनस A1 माइनस A2 माइनस AL का भी उपयोग तो कर सकते हैं, क्योंकि फील्ड के एलिमेंट हैं। जब फील्ड के एलिमेंट हैं तो रिंग होगा, और जब रिंग होगा तो प्लस के रिस्पेक्ट आवेली होगा, और प्लस के रिस्पेक्ट आवेली होगा तो ए यदि रिंग का एलिमेंट है तो माइनस ए भी रिंग का एलिमेंट होगा। C यदि रिंग का एलिमेंट है C1 तो माइनस C1 भी रिंग का एलिमेंट होगा कि नहीं? और रिंग का है तो फील्ड का होगा, क्योंकि फील्ड है तो रिंग होवे होप करेगा। ठीक है। तो ये किसका एलिमेंट हो गया? W1 का। ये एलिमेंट किसका हो गया? W1। अब ये जानते हो कि बीटा 1 बीटा 2 बीटा m किसके वेक्टर हैं? W2 के बेसिस के एलिमेंट हैं। W2 के बेसिस कैसे बनाए थे? गामा 1 गामा 2 गामा के में बीटा 1 बीटा 2 बीटा m मिला करके बनाए थे कि नहीं? अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा एल मिला करके तो W1 का बेसिस बनाए थे। ठीक है, क्योंकि गामा 1 गामा 2 गामा के इंटरसेक्शन का ना बेसिस था, और उसमें हमें अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा एल मिला दिया तो W1 का बेसिस बन गया, ये मानकर चले थे। और उसमें बीटा 1 बीटा 2 बीटा m मिला दिए थे तो W2 का बेसिस बना था। ठीक है। तो ये बीटा 1 बीटा 2 बीटा m किसके एलिमेंट हैं? W2 के बेसिस के एलिमेंट हैं। W2 के तो W2 के बेसिस के एलिमेंट हैं। तो W2 के बेसिस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन किसका एलिमेंट कहलाएगा? ये W2 का एलिमेंट कहलाएगा ना। ये एलिमेंट बीटा 1 बीटा 2 बीटा m किसके हैं? W2 के बेसिस के एलिमेंट हैं। तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन किसका एलिमेंट होगा? W2 का। और ये गामा 1 गामा 2 गामा के अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा एल W1 के बेसिस के एलिमेंट हैं, इसलिए इनका लीनियर कॉम्बिनेशन W1 का एलिमेंट होगा। ठीक है। तो ये एलिमेंट किसका एलिमेंट हो गया? W1 का। और ये एलिमेंट किसका एलिमेंट हो गया? एम्प्लाई एंड लिखोगे B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 और डैश डैश, और यहाँ पे क्या लिखोगे? BM बीटा m बिलोंग इन W2 W2। यहाँ क्या लिख दोगे? इसका रीजन यदि देना चाहते हो तो लिख दोगे सिंस इट इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस ऑफ W1। और यहाँ क्या लिखोगे? सिंस इट इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स
कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस ऑफ W2। ठीक है ना। अब सुनो पहले, ये एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट W1 का एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट W1 का एलिमेंट है, और इसके स्थान पे हम लिख ये भी सकते हैं। सुन लो, अब जिससे से हम, ये एलिमेंट किसका एलिमेंट है? W1 का। अब इसके स्थान पे हम लिख क्या सकते हैं? इसके स्थान पे इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड से ये लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये इसके बराबर ना है यहाँ से। तो जब इसके बराबर है तो ये एलिमेंट W1 का एलिमेंट है, तो इसके स्थान पे हम ये भी लिख देंगे। तो B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 Bm बीटा m किसका एलिमेंट हो गया? W1 का। और यहाँ क्या मिला है? B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 Bm बीटा m W2 का एलिमेंट है। इसका मतलब कि ये वाला एलिमेंट W1 का भी एलिमेंट है, और ये वाला एलिमेंट W2 का एलिमेंट है, तो ये वाला एलिमेंट इंटरसेक्शन का एलिमेंट हो गया कि नहीं? तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम, ये लिख लो, सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड क्या कर देंगे? इसके स्थान पे हम इसका उपयोग कर देते हैं ना। तो क्या हो जाएगा? B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 डैश डैश Bm बीटा m बिलोंग इन क्या? W1, बिलोंग इन W1। तो जब ये एलिमेंट W1 का एलिमेंट है, यही एलिमेंट W2 का एलिमेंट है, इसका मतलब इंटरसेक्शन का एलिमेंट क्या हो गया? ये एलिमेंट W1 का भी एलिमेंट है, यही एलिमेंट W2 का भी एलिमेंट, तो इंटरसेक्शन का भी होगा कि नहीं? तो इम्प्लाइज B1 और बीटा 1 B2 बीटा 2 डैश डैश Bm और बीटा m बिलोंग इन W1 इंटरसेक्शन W2। और जब ये एलिमेंट W1 इंटरसेक्शन W2 का एलिमेंट है, तो क्या करें? W1 इंटरसेक्शन W2 के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, तब ये एलिमेंट इसके बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकेगा। तो इसका बेसिस है क्या? यस। इसके एलिमेंट है क्या? गामा 1 गामा 2 गामा k। तो जब ये एलिमेंट इसका एलिमेंट है, ये एलिमेंट इसका एलिमेंट है, और इसका बेसिस है यस, इसका बेसिस है यस, इसका हर एक एलिमेंट इसी के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकेगा। अर्थात इस एलिमेंट को हम क्या लिख सकेंगे? गामा 1 गामा 2 और गामा के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, क्योंकि गामा 1 गामा 2 गामा के W1 इंटरसेक्शन W2 का बेसिस है, शुरुआत में माने थे कि नहीं? तो यहाँ पे क्या होगा? तो इसको लिखेंगे क्या? सिंपलाइज B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 डैश डैश Bm और बीटा m लिखे इज इक्वल टू क्या? D1 गामा 1 D2 गामा 2 डैश डैश गामा एल एलिमेंट थे, के थे ना, के थे, तो डी के और ये गामा के, ऐसे डी के और गामा के लिख लेते ना। नहीं सीयू क्या बोले? ये सर ये जो बी वाला लिखा है इसके आगे डी गामा कर दिया। अरे उसमें तो हम सी का उपयोग कर चुके हैं। यहाँ पे गामा 1 गामा 2 गामा के एलिमेंट हैं, W1 इंटरसेक्शन W2 के बेसिस के एलिमेंट हैं, ठीक है। तो उसके लिए आदेश हम कुछ भी उपयोग कर सकते हैं। वहाँ एक बार C1 C2 किए थे, तो यहाँ पे दोबारा क्यों करें? दूसरा कर रहे हैं, क्योंकि इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। हम कोई दूसरा स्केलर भी तो यूज कर सकते हैं। ये एलिमेंट वही होने चाहिए, गामा 1 गामा 2 गामा के, स्केलर कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। ये गामा 1 गामा 2 गामा के का लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ ये, ठीक है। इतना सहमत हो इस बात से? इस रूप में लिखा जा सकता है इसको ना। और जब इस रूप में इसको लिखा जा सकता है तो इसको इस साइड में ले आओ, इस वाले पद को, तो क्या हो जाएगा? B1 और बीटा 1 B2 बीटा 2 डैश डैश Bm बीटा m और माइनस D1 गामा 1 माइनस D2 गामा 2 डैश डैश माइनस DK गामा के इज इक्वल टू 0।
लिखे, लिख रहे थे ना। अब यहाँ पे बीटा 1 बीटा 2 बीटा m और गामा 1 गामा 2 गामा k ये किसके एलिमेंट हैं? हाँ, गामा 1 गामा 2 गामा k में बीटा 1 बीटा 2 बीटा m जब मिला दिए थे तो W2 का बेसिस बन गया था, W2 का बेसिस बन गया था। तो यहाँ पे गामा 1 गामा 2 गामा k बीटा 1 बीटा 2 बीटा m किसके एलिमेंट हैं? W2 के बेसिस के एलिमेंट हैं। और जब W2 के बेसिस के एलिमेंट हैं, इसलिए इनके मल्टीप्लिकेशन का सम 0 तभी होगा जब सभी स्केलर की वैल्यू 0 हो, क्योंकि उसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट न होंगे। क्योंकि ये यहाँ पे बीटा देखो गामा 1 गामा 2 गामा के और बीटा 1 बीटा 2 बीटा m किसके एलिमेंट हैं? W2 के बेसिस के वेक्टर हैं। और जब W2 के बेसिस के वेक्टर हैं, इनके पहले जिन स्केलर का उपयोग करके गुणनफल का योगफल 0 किए हो, वे सब स्केलर की वैल्यू किसके बराबर होगी? 0 के बराबर। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं? b1 बराबर 0, b2 बराबर 0, bm बराबर 0, माइनस d1 बराबर 0, माइनस d2 बराबर 0 होगा, माइनस dk बराबर 0। ठीक है, बिकॉज गामा 1 गामा 2 गामा के और बीटा 1 बीटा 2 बीटा m आर एलिमेंट ऑफ बेसिस ऑफ W, बेसिस ऑफ W2, बेसिस ऑफ W2। जब बेसिस ऑफ W2 के एलिमेंट हैं तो इसके वेक्टर क्या होंगे? लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे। तो इन सब स्केलर की वैल्यू क्या होगी? 0 के बराबर होगी। और जब इनसे तो बीटा इसी से क्या मिल गया? हमें इनकी ज़रूरत नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं, सिर्फ इतना ही लिख लेते हैं। b1 बराबर 0, b2 बराबर 0 और bm बराबर 0। और ये वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं। यहाँ ये वैल्यू b1 b2 और bm की वैल्यू कहाँ रख देते हैं? इक्वेशन सेकंड में। तो ये 0 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या मिल गया? इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ गई। लेकिन ये गामा 1 गामा 2 गामा के अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n W1 के बेसिस के एलिमेंट हैं, इसलिए ये भी क्या हो जाएंगे? सब 0। ठीक है, तब b1 b2 bm 0 तो पहले से आ चुका है। इन्हीं की ज़रूरत थी अभी कि किसी तरह से c1 c2 ck और a1 a2 al को 0 दिखा दिया जाए। तो यहाँ से ये भी तमन्ना पूरी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? c1 का मान 0 आ गया, c2 का मान 0 आ गया, ck का मान 0 यहाँ से आ जाएगा, a1 a2 al भी 0 हो जाएगा। तो हम S1 वेक्टर के लिए जितने स्केलर का उपयोग किए थे वे सब स्केलर की वैल्यू 0 के इक्वल हो गई। तो जब सब स्केलर की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब S1 के वेक्टर क्या है? लीनियर इंडिपेंडेंट हैं। अर्थात S1 के वेक्टर के लिए जितने स्केलर का उपयोग करके गुणनफल का योगफल 0 किए हैं, उन सभी स्केलर की वैल्यू 0 दिखाने में हम कामयाब हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि S1 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि इन S1 के वेक्टर के लिए यहाँ के कौन कौन स्केलर का उपयोग किए थे? c1 c2 ck a1 a2 al b1 b2 bm। तो इन सब को यदि हम 0 दिखाने में कामयाब हो जाएंगे तभी न कहलाएगा S1 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट। तो यहाँ से तो मिल गया b1 b2 bm 0। अभी किसकी ज़रूरत है आपको? a1 a2 al को 0 दिखाना और यहाँ पे c1 c2 ck को 0 दिखाना। तो जब b1 b2 bm की वैल्यू 0 आ गई तो इक्वेशन सेकंड में यहाँ रख दो 0 0 0 यहाँ, तो क्या हो गया? ये 0 पूरा हो गया। और ये पूरा 0 हो गया तो क्या आ गया? c1 ये इतने की वैल्यू 0 आ गई। और जब इतने की वैल्यू 0 आ गई तो यहाँ पे क्या है? गामा 1 गामा 2 गामा के अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा l W1 के बेसिस के वेक्टर हैं। और इनके गुणनफल का योगफल 0 होने पर इन सब स्केलर की वैल्यू 0 होबे हो करेगी। ठीक है, और जब इन सब स्केलर की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो यहाँ b1 b2 bm 0 पहले से मिल गया था, यहाँ से मिल जाएगा माइनस c1 बराबर 0 माइनस c2 बराबर 0 माइनस ck बराबर 0 माइनस a1 बराबर 0 माइनस a2 बराबर 0 माइनस al बराबर 0। तो माइनस का तो c1 का मान भी 0 हो जाएगा, c2 का मान भी 0 हो जाएगा, ck का मान भी 0 हो जाएगा, a1 a2 al की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो इस प्रकार सब स्केलर की वैल्यू 0 हो जाएगी जो S1 के वेक्टर के लिए जिन स्केलर का उपयोग किए थे। तो वे सब स्केलर की वैल्यू 0 हो जाने की वजह से हम ये कह देंगे कि S1 के वेक्टर क्या है? लीनियर इंडिपेंडेंट है, लीनियर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो b1 b2 bm का मान कहाँ रखो? इक्वेशन सेकंड में रखते हैं।
ऊपर मिटा के लिखें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of b1 b2 dash dash bm in equation second तो क्या मिलेगा आपको, 0 इज इक्वल टू माइनस C1 गामा 1 C2 गामा 2 डैश डैश CK गामा के A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2 डैश डैश AL अल्फ़ा L, 6 आ गया। ठीक है, अब माइनस का गुणा कर दो तो क्या आएगा, C1 गामा 1 C2 गामा 2 CK गामा के A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2 डैश डैश AL अल्फ़ा L इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके बराबर जब 0 की वैल्यू आ गया तो ये सब वेक्टर किसके वेक्टर हैं, W1 के बेसिस के वेक्टर है। ये एलिमेंट किसके एलिमेंट हैं, W1 के बेसिस के एलिमेंट हैं। जब W1 के बेसिस के एलिमेंट हैं तो क्या होगा, ये यहाँ पे होगा C1 बराबर 0 C2 बराबर 0 CK बराबर 0 A1 इज इक्वल टू 0 A2 इज इक्वल टू 0 डैश डैश AL इज इक्वल टू 0 बिकॉज गामा 1 गामा 2 डैश डैश गामा के अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डैश डैश अल्फ़ा L आर एलिमेंट ऑफ बेसिस ऑफ W1 बेसिस ऑफ W1। अगर W1 के बेसिस के एलिमेंट हैं तो निश्चित रूप से ये वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे, और जब लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे तो जिन स्केलर का उपयोग करके गुणनफल का योगफल 0 बनाया गया है वे सब स्केलर की वैल्यू 0 के बराबर होगी। जिन स्केलर का उपयोग करके गुणनफल का योगफल 0 बनाया गया है उन सब स्केलर की वैल्यू 0 होगी। क्यों? क्योंकि गामा 1 गामा 2 गामा के अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा L W1 के बेसिस के एलिमेंट हैं, W1 के बेसिस के एलिमेंट हैं, तो उसके वेक्टर क्या होंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे। तो जिन स्केलर का उपयोग करके गुणनफल का योगफल 0 किया गया होगा वे सब स्केलर क्या होंगे, 0 के बराबर होंगे। इसलिए सब स्केलर की वैल्यू 0 के बराबर कर दिए। तो जब यहाँ इतने की वैल्यू 0 के बराबर आ ही गई है, यहाँ B1 B2 Bm 0 के बराबर पहले प्राप्त कर लिए थे, तो यहाँ पे लिखोगे क्या, सिंस फॉर गामा 1 C1 गामा 1 C2 गामा 2 डैश डैश CK गामा के ना, CK गामा के फिर क्या A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2 डैश डैश AL अल्फ़ा L और B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 डैश डैश BM बीटा M इज इक्वल टू 0 सिंस वी गेट C1 इज इक्वल टू 0 C2 इज इक्वल टू 0 डैश डैश CK इज इक्वल टू 0 A1 इज इक्वल टू 0 A2 इज इक्वल टू 0 डैश डैश AL इज इक्वल टू 0 B1 इज इक्वल टू 0 B2 इज इक्वल टू 0 डैश डैश BM इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, S1 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं। इट मीन्स वेक्टर्स ऑफ S1 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब हम दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे कि W1 और W2 का हर एक एलिमेंट S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है, S1 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है।
नहीं, अभी कहाँ अगला पार्ट हो, अभी एक ही पार्ट प्रूव नहीं हुआ, क्योंकि बेसिस प्रूव करने के लिए 2 चीज़ें दिखाना था। आज तो नहीं है ना, आज सैटरडे है, आज तो दूसरा पार्ट कल करें। चलो ठीक हो गया। मैं सोचा कि सैटरडे को नहीं रहता, आप बोले थे संडे मंडे ट्यूजडे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में ये प्रूव करेंगे कि W1 और W2 का ईच एलिमेंट S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। ठीक है, इसके अर्थात ये दिखाना पड़ेगा आपको अगले स्टेप में W1 प्लस W2 इज इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ S1। तो ये दिखाने के लिए हम एक दूसरे को सबसेट सिद्ध कर देंगे, ये सबसेट है इसका, ये सबसेट है इसका, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। और जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो S1 बेसिस की दोनों कंडीशन को फॉलो कर देगा, और जब S1 बेसिस की दोनों कंडीशन को फॉलो कर देगा तो S1 W1 इंटरसेक्शन W2 का बेसिस हो जाएगा। और S1 में एलिमेंट की संख्या क्या है, K प्लस L प्लस M। हम पीछे दिखा ही चुके हैं कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस है डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 की वैल्यू K प्लस L प्लस M के बराबर है, तो दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलो तो शेष भाग नेक्स्ट लेक्चर में।